मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने आया हूं। दोनों दिल्ली की महिलाओं के लिए है। मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपये देंगे, तो दिल्ली की कैबिनेट ने इसे पास कर दिया है और ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए अब महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद महिलाओं के अकाउंट में पैसे आने लगेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली की महिलाओं को चुनाव के बाद 2100 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। आज से 2100 रुपये प्रति माह के लिए पंजीकरण शुरू होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने माना है कि इस योजना का लाभ महिलाओं को अभी नहीं मिलेगा। चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी सरकार बनती है तो पैसे मिलेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और जगदीप धनखड़ को लेकर सरकार और विपक्षी इंडिया ब्लॉक में ठन गई है। जी हां, इंडिया ब्लॉक के सभी दल एक साथ मंच पर आए और साझा पत्रकार वार्ता की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि सभापति का रवैया पक्षपातपूर्ण और विपक्ष को अपमानित करने वाला रहता है। वो हेडमास्टर की तरह प्रवचन देते रहते हैं। इस वजह से राज्यसभा में भारी हंगामा हुआ है। जी हां, खड़गे ने आगे कहा कि सभापति जगदीप धनखड़ का व्यवहार सरकार के एजेंडे के हिसाब से काम करने वाला है, इसलिए बेबस होकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं। सभापति खुद सदन के लिए बाधक बनते हैं। निष्पक्ष सदन चलाने की बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते हैं। विपक्षी सदस्यों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं और नियम से सदन चलाने की बजाय राजनीति करते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक जारी है। विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले नेता पाला बदलने को तैयार बैठे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक भूचाल ला दिया है। गुरुवार को महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने बयान देते हुए कहा है कि महाविकास आघाड़ी के कई विधायक और सांसद हमारे संपर्क में हैं, वो हमारे साथ आना चाहते हैं। इधर दिल्ली में महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर भी खूब उठापटक चल रही। जी हां, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष से मिलने देर रात उनके आवास पर पहुंचे थे। वहीं भतीजे अजीत पवार दिल्ली आवास पर मिलकर शरद पवार के जन्मदिन पर उनसे मिलकर बधाई दी है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में अब बाकी किसान संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने जा रही। जी हां, भारतीय किसान यूनियन ने खनौरी बॉर्डर पर चल रहे इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से आंदोलन को एक नया मोड़ मिल सकता, क्योंकि अभी तक संयुक्त किसान मोर्चा और इसके घटक किसान संगठन इस आंदोलन से दूर रहे हैं। जी हां, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि वो आज शुक्रवार को खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसान नेता जगजीत सिंह धरनेवाल से मिलेंगे। ये मुलाकात अहम मानी जा रही, क्योंकि इसमें BKU लाखोवाल के प्रमुख हरेंद्र सिंह लाखोवाल और BKU हरियाणा के अध्यक्ष रतन मान के साथ साथ और भी किसान जत्थों के नेता भी शामिल होंगे। विपक्षी गठबंधन की समूह इंडिया ब्लॉक के भविष्य पर संकट है और ये संकट दिनों दिन गहराता जा रहा। एक धड़ा अब खुलकर कांग्रेस की मुखालफत कर रहे हैं और अलायंस की कमान ममता बनर्जी को सौंपने की पैरवी करने में जुटा है। हालांकि लीडरशिप की लड़ाई में स्टेट फैक्टर भी देखने को मिल रहा। जी हां, दरअसल जिन राज्यों में विपक्षी दल सत्ता में नहीं है यानी बाहर है, वहां के सहयोगी दलों को कांग्रेस पर दबदबा ज्यादा है और वो नेतृत्व परिवर्तन की आवाज उठा रहे हैं। जबकि जिन राज्यों में विपक्षी दल सत्ता में है और कांग्रेस उस सरकार का हिस्सा है, वहां सहयोग बरकरार देखने को मिल रहा।
यानी सत्तारूढ़ वाले राज्यों में विपक्षी दल कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। ऐसे इसे देख सकते कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम की सरकार है और कांग्रेस सहयोगी दल हैं। इसी तरह तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की सरकार है और कांग्रेस सहयोगी पार्टी है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और कांग्रेस सहयोगी पार्टी है। इन तीनों ही राज्यों में इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर सवाल नहीं उठ रहे और न ही किसी तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही, यानी तीनों ही राज्यों में कांग्रेस के नेतृत्व को समर्थन है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होते ही लाडली बहन योजना के तहत लंबित आवेदन की जांच शुरू हो गई। जी हां, जानकारी के मुताबिक पुणे जिले में लाडली बहन योजना के लिए आवेदन करने वाली करीब 10,000 महिलाओं को अपात्र घोषित कर दिया गया है। आधार कार्ड को राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण से जोड़ने की कोशिश के तहत असम सरकार ने बुधवार को फैसला किया कि अगर आवेदक या उसके परिवार ने एनसीआर में आवेदन नहीं किया तो विशिष्ट पहचान पत्र हासिल करने के लिए किए गए आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि संकटग्रस्त बांग्लादेश के शहरियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश के मद्देनजर कैबिनेट की मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 2 महीने में असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने बड़ी तादाद में घुसपैठियों को पकड़ा। यही वजह है कि बांग्लादेश से घुसपैठ हमारे लिए चिंता का विषय है। हमें अपने सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है और इसलिए हमने आधार कार्ड सिस्टम को सख्त बनाने का फैसला किया है। अजमेर की आस्थानी अदालत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाली याचिका दायर होने के बाद से काफी हंगामा मचा हुआ है। अब याचिकाकर्ता और हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता को लेकर सोशल मीडिया में एक पोस्ट वायरल हो रही। इसमें दावा किया जा रहा है कि ख्वाजा की दरगाह के सर्वे की याचिका देने वाले बेटे को कैंसर हो गया और लोग इसे ख्वाजा का करम बता रहे हैं। सारनी नगर पालिका की वार्ड नंबर 33 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रेखा सुनील भालवी ने भाजपा की लक्ष्मी नगदे को 160 वोटों से चुनाव हरा दिया है। जी हां, सारनी नगर पालिका में अब कांग्रेस पार्षदों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। रेखा को 383 वोट मिले हैं जबकि भाजपा की लक्ष्मी 223 वोट ही प्राप्त कर सकी। एसडीएम अभिजीत सिंह ने आज श्रम कल्याण केंद्र में हुई मतगणना के बाद चुनाव नतीजे घोषित किए हैं। महाराष्ट्र के बारामती में टीपू सुल्तान की जयंती पर असुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएम को रैली निकालने की अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर पार्टी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सूबे की सरकार से पूछा कि क्या देश में टीपू सुल्तान की जयंती पर रैली आयोजित करने पर प्रतिबंध है। तो इस पर महाराष्ट्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि टीपू सुल्तान की जयंती मनाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक देश एक चुनाव के विधेयक को गुरुवार को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। सूत्रों का कहना है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती। ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। जी हां, सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों की सुझाव लिए जाएंगे। अंत में ये विधेयक संसद में बिल लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा। इससे पहले रामनाथ कोविंद की कमेटी ने सरकार को एक देश एक चुनाव से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। जी हां, सूत्रों का कहना है कि लंबी चर्चा और आम सहमति बनाने के लिए सरकार इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की योजना बना रही। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी और इस प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की जरूरत पर जोर देगी।
कांग्रेस ने मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर रतन के एक बयान को लेकर बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियां आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने में विफल रही है। जी हां, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि मांग को प्रोत्साहित करने के लिए वेतनभोगी मध्यम वर्ग के लिए कर में कटौती और गरीबों को आय संबंधित सहयोग देने की आवश्यकता है। जी हां, जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि निजी क्षेत्र का मुनाफा 15 साल के उच्चतम स्तर पर पिछले 4 वर्षों में ये 4 गुना बढ़ गया, लेकिन वेतन मजदूरी स्थिर है। हर क्षेत्र में सालाना 0.8% से 5.4% के बीच की दर से वृद्धि हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार ने समझदारी भरा सुझाव दिया कि भारतीय उद्योग जगत को अपने अंदर झांकने की जरूरत है और मुनाफे के रूप में पूंजी में जाने वाली आमदनी का हिस्सा और श्रमिकों को वेतन के रूप में जाने वाले हिस्से के बीच बेहतर संतुलन होना चाहिए। भारत में मंदिर और मस्जिद को लेकर सदियों से विवाद चले आ रहे हैं। 2019 तक सबसे चर्चित विवाद अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर था। जी हां, 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यहां मंदिर होने की बात मानी और फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यहां मंदिर था और पूरी जमीन राम मंदिर के लिए देने का फैसला दिया, जबकि मस्जिद के लिए अलग से जगह दी गई है। जी हां, राम मंदिर का फैसला आया है तो एक नारा खूब चला। वो नारा था अयोध्या तो झांकिए, काशी मथुरा बाकी है। 2019 के बाद जब 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तब कई नेताओं ने इस नारे का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन सिर्फ यही 2 मामले ऐसे नहीं हैं जहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का दावा किया गया है। जी हां, हाल ही में यूपी के संभल में जामा मस्जिद को लेकर भी ऐसा ही दावा किया गया। इसके अलावा अयोध्या पर फैसले के बाद मंदिर मस्जिद से जुड़े कम से कम 9 विवाद सामने आए हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रह हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।